दोस्तों अभी अपन कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 6। अपने लेक्चर हो गए थे, लेक्चर 7 अपना स्टार्ट होगा। और अपन क्वेश्चन जो अपना फ्रिक्शन चैप्टर चल रहा था उसके अंदर एग्जाम्पल कर रहे थे। एग्जाम्पल 4 तक अपने हो गए थे। उसके बाद में अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखने की कोशिश करना आप। जो लेक्चर नंबर पिछला 6 था उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 4 था। लेक्चर नंबर 5 में जिसमें वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी, दोबारा अपलोड किया था, उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 था। उसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो दे रखा है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। 14 मीटर लंबाई की 14 मीटर लंबाई की एक समान सीढ़ी, एक समान सीढ़ी। एक समान सीढ़ी का मतलब मैंने पहले बता दिया था कि इसका गुरुत्व केंद्र जो होगा वो सीढ़ी के बीच में होगा। एक समान सीढ़ी किसी आप वीडियो को लाइक किया करो, लाइक नहीं करते हो भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करो। किसी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे 45 डिग्री का कोण बनाती है। 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो एंगल दिया है आपकी बार 45 डिग्री का कोण बनाते हुए अपनी एक सीढ़ी रखी हुई है, राइट। सीढ़ी व दीवार के मध्य, सीढ़ी व दीवार जिस दीवार के सहारे वो लगी हुई है के मध्य घर्षण गुणांक 1/3। सीढ़ी और दीवार के मध्य तो घर्षण गुणांक वो 1/3 है। इसका मतलब आपकी जो दीवार है वो रफ है। सीढ़ी व धरातल के मध्य, धरातल लिख लो या समतल जिसके ऊपर आपकी सीढ़ी खड़ी है, के मध्य घर्षण गुणांक 1/2 है। कहने का मतलब दोनों जगह फ्रिक्शन उत्पन्न हो रहा है और उस फ्रिक्शन का मान भी अपने को दे दिया। एक मनुष्य जिसका भार, एक मनुष्य, एक इंसान जिसका भार सीढ़ी के भार का आधा है, सीढ़ी के भार का आधा है। एक इंसान है जिसका जो भार है वो सीढ़ी के भार का आधा है। जैसे सीढ़ी का भार अगर मैं W मान लूँ तो उस आदमी का जो भार हो गया वो 1/2 W हो गया, हाफ W। एक इंसान जिसका भार सीढ़ी के भार का आधा है वह कितनी ऊंचाई तक चढ़ सके, कितनी ऊंचाई तक सीढ़ी पर चढ़ जाएगा, कितनी ऊंचाई तक वह चढ़ जाएगा कि सीढ़ी फिसलने वाली हो। कहने का मतलब फिसलनी नहीं चाहिए। मान लो जैसे 5 मीटर वो चढ़ गया तो 5 मीटर के चढ़ गया तब तो वो फिसलेगी नहीं, लेकिन जैसे ही अगला कदम वो रखेगा तो वो फिसल जाएगी। तो वो दूरी बताना है कि कितनी ऊंचाई तक चढ़ जाएगा कि सीढ़ी फिसलने वाली हो। एक तो ये बताना है अपने को। इसी क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट और दे रखा है अपने को। तो 2 पार्ट हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, एग्जाम में दोनों नहीं आएंगे, या आ भी जाए में भी हो सकता है, लेकिन है आसान। अब देखो क्या होगा कि वो सीढ़ी फिसल जाएगी। अब उस सीढ़ी को फिसलने से रोकने के लिए या तो उसके नीचे पत्थर लगाओ, या एक काम करो कि आप एक छोटे बालक को खड़ा कर दो नीचे वाले सिरे पे। अब नीचे वाले सिरे पे बालक को खड़ा करोगे तो जो सीढ़ी का नीचे वाला मुंह है जो फिसल रहा था वो रुक जाएगा फिसलने से, और वो इंसान जो चढ़ रहा था सीढ़ी के ऊपर वो ऊपर चढ़ जाएगा। तो सेकंड में क्वेश्चन दिया है, यदि कोई बालक
यदि कोई बालक अब सीढ़ी के यदि कोई बालक अब सीढ़ी के सबसे नीचे वाले सिरे पर खड़ा हो यदि कोई बालक सीढ़ी के सबसे नीचे वाले सिरे पर खड़ा हो तो उस बालक का न्यूनतम भार मिनिमम भार कितना होना चाहिए तो उस बालक का न्यूनतम भार कितना होना चाहिए कि वह मनुष्य जो अभी चढ़ रहा था ना ऊपर, कि वह मनुष्य सीढ़ी की चोटी तक पहुंच जावे। ये है दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्वेश्चन क्यों लिखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास स्टैटिक्स की बुक नहीं होती है, और आप भी जब इन क्वेश्चन को करो तो पहले क्वेश्चन को देखते हुए क्वेश्चन को राइट डाउन करना है। तो दो अलग अलग पार्ट हैं। सबसे पहले तो ऊपर वाले पार्ट को मैं सोल्व करूंगा। 14 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी दे रखी है, सीढ़ी का भार मैं अपनी तरफ से कैपिटल W मान लेता हूँ, और सीढ़ी दीवार से 45 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी और दीवार के मध्य घर्षण गुणांक 1/3 है। सीढ़ी और धरातल के मध्य घर्षण गुणांक का मान 1/2 है। जो इंसान सीढ़ी पे चढ़ रहा है उसका भार है वो, जैसे सीढ़ी का भार कैपिटल W माना तो इंसान का भार है वो सीढ़ी के भार का क्या है, हाफ, तो हाफ W हो गया। अब कितनी ऊंचाई पर चढ़े कि सीढ़ी फिसलने वाली हो, कि जैसे आप x मीटर मान लो, x मीटर पे वो चढ़ जाता है, तो फिर x मीटर से जैसे ही वो आगे जाएगा तो आपकी सीढ़ी फिसल जाएगी, तो वो x का मान अपने को निकालना है। पहले तो पहला पार्ट करते हैं। अब ये जो बचा हुआ है इसमें तो मैं थोड़ी सी थ्योरी लिख लूँगा, या फिर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश यहाँ पे करूँ। चलो यहीं पे बना लेते हैं अपन डायग्राम, तो थोड़ा अच्छा सा बन जाए। इसके लिए स्केल का यूज़ कर लेता हूँ मैं। जैसे ये तो अपनी दीवार है, और ये धरातल है, ये अपनी सीढ़ी है। सीढ़ी के ये पॉइंट है, इन पे लंब प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होगा। बिल्कुल भाई, जो दीवार और अपने धरातल के संपर्क में है जो सिरे वहाँ पे, तो देखना जैसे ये बिंदु O है, ये A है और ये B है। AB अपनी सीढ़ी है, तो ये मैंने सीढ़ी बना ली। ये इसका गुरुत्व केंद्र है बीच में भाई, मिडिल मान लो। ये गुरुत्व केंद्र बीच में 14 लंबाई की है, तो यहाँ भी 7 मीटर है और इधर वाला भी 7 मीटर है, राइट। सीढ़ी क्वेश्चन में दे रखा है कि ऊर्ध्वाधर के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाती है। देखो ये लिख रखा 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये आपको पता है राइट एंगल होता है, और ये एंगल अपने को दिया है 45 डिग्री। 45 डिग्री, तो बताओ ये 90, ये 45, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये बताने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब दोनों एंगल सेम सेम है, राइट। ए सिरा है, उसके ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया जो बल है उसका मान कैपिटल R है, और जो सीढ़ी का बी सिरा है उसके ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान S है। ये भी ठीक है। अब यहाँ पे ये रफ अपनी नीचे का जो धरातल है, इसलिए ये डॉट डॉट करके बना देते हैं, और ये भी अपने को रफ दी है जो दीवार है, इस कारण ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन बना देते हैं। रफ के लिए बनाते हैं, ये थोड़ा इम्प्रेसिव डायग्राम बनता है और
एग्जामिनर को पता चल जाता है कि भाई बच्चे को सब कुछ आता है। अब मेन बात यह है कि जैसे ये गुरुत्व केंद्र जी है, तो गुरुत्व केंद्र से सीधा जो बाहर होगा डब्ल्यू वो नीचे की तरफ होगा। तो सी डी का बाहर मैं मान लेता हूँ कैपिटल डब्ल्यू मान लेता हूँ। ठीक है भाई, ये 7 मीटर टोटल 14 मीटर की अपनी सी डी थी। अब जैसे अब ये सी डी का ये सिरा है, ये तो इधर जाने की कोशिश करेगा भाई, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो बताओ बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो इसको रोकने के लिए घर्षण बल किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। और घर्षण बल का मान कितना होता है, म्यू आर होता है। अब आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि ये तो क्या है सी डी और नीचे क्या है धरातल। सी डी और धरातल के मध्य घर्षण गुणांक का मान कितना दे रखा है, सी डी और धरातल के मध्य घर्षण गुणांक का मान 1/2 दे रखा है। तो बताओ फिर ये फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 1/2 आर। भाई म्यू आर होता है ना, अभिलंब अगर प्रतिक्रिया बल आर है तो म्यू आर होता है, म्यू का मान 1/2 दे रखा है तो 1/2 आर। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखो ये सिरा नीचे आने की कोशिश करेगा। अब बताओ ये जो बी वाला पॉइंट है सीडी का, ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो इसको रोकने के लिए घर्षण बल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा आपकी बार घर्षण बल। और ऊपर की तरफ बताओ कितना लगेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान तो एस है तो म्यू एस लगेगा। अब ध्यान से अगर आप देखो तो सीडी और दीवार के मध्य घर्षण गुणांक, सीडी और दीवार के मध्य घर्षण गुणांक कितना है, 1/3 है। तो म्यू का मान यहाँ पे 1/3 दे रखा है, तो ये हो गया 1/3 एस। भाई म्यू इंटू एस होगा, प्रतिक्रिया बल एस है तो म्यू एस होता है, तो 1/3 एस ये मैंने बना लिया। चलो अभी भी डायग्राम अपना पूरा नहीं हुआ है। अब एक इंसान है जो इस सीढ़ी पे यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ से चढ़ता गया, मान लो वो इंसान यहाँ पे आ गया, मान लो वो इंसान यहाँ पे आ गया। अब इंसान है तो एम से दर्शा देता हूँ, जैसे मैन एम से दर्शा देता हूँ इस पॉइंट को। वो इंसान यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आया तो बताओ वो कितनी दूरी तय करेगा, एक्स से दूरी तय करेगा। यहाँ पे आया, अच्छा मैं अलग से लिख दूंगा, ये आप यहाँ पे मेंशन मत करना। ए से लेकर एम तक की, ए से लेकर एम तक की जो डिस्टेंस है मैंने क्या नाम दे दिया, एक्स। यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया और यहाँ आ गया। अब यहाँ आया तो जो ये मैन है, ये जो आदमी है, उसका जो बाहर है, उस आदमी का बाहर सीडी के बाहर का कितना है, उस आदमी का बाहर सीडी के बाहर का आधा है। तो बताओ इसका बाहर भी नीचे की तरफ लगेगा और इसका बाहर हो जाएगा 1/2 डब्लू। कितना हो जाएगा, 1/2 डब्लू। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बताया गया है कि जो आदमी का भार है वो सीडी के बाहर का आधा है, तो सीडी का भार डब्लू, तो ये 1/2 डब्लू। और ए से लेकर एम तक की डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया कि भाई एक्स ऊंचाई तक वो चढ़ जाता है। तो पहले जो पार्ट है उसमें एक्स का मान अपने को निकालना है कि कितनी ऊंचाई तक वो इंसान इस पे चढ़ जाता है। ये मैंने काट दिया है भाई, यहाँ एक्स डिनोट मत करना आप। ओके, ये सारी की सारी लैंग्वेज मैंने लिख दी है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज लिख देता हूँ। तो माना सीडी का भार कितना मान रहे हो, डब्लू, तो माना कैपिटल डब्लू भार, वह ये 14 मीटर तो लिया था, सीडी की लंबाई दी थी क्वेश्चन में, लेकिन भार अपन ने माना है तो माना डब्लू भार वह 14 मीटर, एम एम मतलब मीटर, लंबाई की एक समान सीडी। एक समान का मतलब गुरुत्व केंद्र बीच में हो गया, इसका मतलब ए से लेकर जी तक की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही जी से लेकर बी तक की डिस्टेंस है। तो एक समान सीडी माना डब्लू बार व 14 मीटर लंबाई की एक समान सीडी ए बी है। ओके, ए सिरे पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर है और बी सिरे पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल एस है। ए व बी सिरों पर ए व बी सिरों पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्रमशः है आर व एस है।
बाकी 1/2 R 1/3 S ये चित्र में लिख ही रहा है। यह CD ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ 45 डिग्री के कोण पर झुकी है। कितने कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर झुकी है। ये जो सीढ़ी है वो दीवार के साथ में 45 डिग्री के कोण पर झुकी है, राइट। अब एक इंसान ई से चढ़ना स्टार्ट करता है। एक मनुष्य सीढ़ी के ए सिरे से चढ़ना प्रारंभ करता है। यहाँ से इंसान चढ़ना प्रारंभ करता है, तब वह यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी मानी है? x। तब वह x दूरी तक चढ़ जाता है। तब वह x दूरी तक चढ़ जाता है। इस स्थिति में सीढ़ी सीमांत संतुलन की अवस्था में आ जाती है। इस स्थिति में सीढ़ी सीमांत संतुलन की अवस्था में आ जाती है। सीमांत संतुलन की अवस्था का मतलब x से अगर एक पैर भी उसने आगे रख दिया ना x दूरी से, तो आपकी सीढ़ी नीचे से फिसल जाएगी। तो सीमांत संतुलन की स्थिति में आ जाती है। अब थोड़ा सा और लिख देते हैं। व्यक्ति का भार सीढ़ी के भार का आधा बोले तो 1/2W है, राइट। अब क्या करेंगे? वही काम जो अभी तक करते आए हैं, बलों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में घटकों में वियोजित करेंगे। तो नाउ बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशा में बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशा में घटकों में वियोजित करने पर। देखो अभी तो अपने पास टाइम है, तो पूरा मैंने थ्योरी लिख दी। एग्जाम में थ्योरीटिकल पार्ट को इसको कम भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। वियोजित करने पर। अब देखो घटकों में वियोजित करने का मतलब क्या है। लेफ्ट में टोटल कितने फोर्स हैं? लेफ्ट में 1/2R, और आप यहां से देखो लेफ्ट में टोटल कितने फोर्स हैं? 1/2R। और राइट में कितना है? S। तो लेफ्ट को राइट के इक्वल करोगे तो S का मान तो आ गया 1/2R के बराबर। तो यहां लिख देता हूं S का मान तो आ गया 1/2R के बराबर। ये इक्वेशन 1। अब टोटल ऊपर की तरफ कितने फोर्स हैं? एक तो रहा R, और एक ये रहा 1/3S। 1/3S इक्वल टू टोटल नीचे की तरफ बताओ कितने हैं? टोटल नीचे की तरफ हैं 1/2W। ये तो इंसान का भार, और सीढ़ी का भार हो गया W। इसको दे दिया इक्वेशन 2। सही है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि भाई यहां से R का मान निकालूंगा, तो R का मान यहां से कितना हो जाएगा? 2S। R का मान इक्वेशन 1 से 2S हो जाएगा, और R का मान यहां पुट कर देता हूं। तो समीकरण
समीकरण 1 से r का मान समीकरण 2 में पुट करने पर 2 में पुट करने पर बताओ क्या हो जाएगा। r का मान क्या है यहाँ से 2s, तो 2s प्लस 1/3s और ये एलसीएम लिया तो 3/2 w। अब बताओ ये s का मान कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 1 7/3s इक्वल टू 3/2 w। सोल्व करो तो ये यहाँ जाएगा 9 और ये नीचे आएगा तो 9/14 w। ये किसका मान आ गया, s का मान आ गया 9/14 w। देखो आप इसको कोई डाउट है तो आप बताइए। s का मान 9/14 w। तो ये तो घटकों में वियोजित किया अपन ने। अब रिमूव, अच्छा आपने यहाँ से हटाया किसको है, r को हटाया है। तो r को हटाया है, देखो यहाँ से r का मान निकाल के 2s पुट किया है और ये, तो आप क्या करोगे, जैसे इसको इक्वेशन 3 डाल दिया तो a सिरे के सापेक्ष आघूर्ण ले लेंगे अपन। भाई किसको रिमूव किया है, r को रिमूव किया है, और r कौन से सिरे के ऊपर प्रतिक्रिया था, r था वो a सिरे के ऊपर प्रतिक्रिया था, तो a के सापेक्ष अपन क्या ले लेते हैं, मोमेंट ले लेते हैं। या दूसरा तरीका, भाई a सिरा है उससे 1 और 2 बलों की क्रिया रेखा गुजर रही है और यहाँ से भी 1 और 2 बलों की गुजर रही है, तो उसके कोरस्पोंडिंग भी अपन देख सकते हैं। लेकिन अभी तक जैसे a के कोरस्पोंडिंग लेते आए हैं आघूर्ण, तो अभी भी a के कोरस्पोंडिंग ले लो आप। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, हर क्वेश्चन सेम तरीका है, a सिरे के सापेक्ष a सिरे के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, a सिरे के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू बल के लंबवत दूरी, ध्यान रखना। अब देखो भाई a सिरे के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं, तो a जो सिरा है उससे कितने बलों की क्रिया रेखा गुजर रही है, एक तो ये और एक ये, 2 बलों की क्रिया रेखा गुजर रही है, तो इनके लिए तो आघूर्ण का मान 0 0 हो जाएगा। अब स्टार्ट करता हूं मैं यहां से, जैसे तो कितने फोर्सों के लिए आघूर्ण लिखना पड़ेगा, एक तो ये W के लिए, 1/2 W के लिए, और ये 1/3 S के लिए और S के लिए, इन 4 के लिए लिखना पड़ेगा। तो डायग्राम अपने सामने होना चाहिए। सबसे पहले लिखता हूं मैं इस S के लिए, तो देखो आघूर्ण लिख रहा हूं, तो S इंटू बल के लंबवत दूरी। अब बताओ S है वो आगे की तरफ जाएगा, तो लंबवत दूरी यहां से लेकर यहां तक की होगी, तो चाहे आप यहां से यहां तक लिख लो चाहे यहां से यहां तक लिख लो, एक ही बात है। तो S इंटू OB, अच्छा S इंटू OB, S इंटू OB, और S है वो पॉजिटिव x अक्ष में है तो पॉजिटिव हो गया। अब 1/3 S है, 1/3 S है वो पॉजिटिव y अक्ष में है, तो पॉजिटिव x अक्ष और पॉजिटिव y अक्ष के लिए आघूर्ण का मान धनात्मक होता है, तो 1/3 S। अब लिखता हूं यहाँ पे 1/3 S इंटू लंबवत दूरी। बताओ अब जैसे ये 1/3 S है, तो ये यहाँ से जा रही है इसकी क्रिया रेखा, तो लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबवत दूरी हो जाएगी। भाई ये क्रिया रेखा जा रही है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो OA हो जाएगी। तो S इंटू 1/3 S इंटू OA। ओके, अब बात करें, अब 2 बल बच गए, ये दोनों नीचे की साइड में नेगेटिव y अक्ष में, तो नेगेटिव नेगेटिव कर दूंगा। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, ये है W, ये कितना है W, और इसकी लंबवत दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करेंगे, लंबवत दूरी के लिए ये बात करेंगे। अच्छा अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 7, तो बताओ इस 7 का इधर घटक लोगे, ये एंगल है ना 45, तो बताओ 7 का इधर घटक कितना हो जाएगा, 7 cos 45। इसका इधर घटक कितना हो जाएगा
ये 7 है, इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ली है, तो ये वाला घटक तो 7 कोस 45। तो मैं लिखता हूँ नेगेटिव का चिन्ह आने वाला है, तो -7 कोस 45। ये तो डिस्टेंस हो गई, और जो अपना बल था वो कितना था, W, तो W इंटू 7 कोस 45, और नेगेटिव का चिन्ह मैंने आगे कर दिया। चलो ठीक है, ये W की भी हो गया आगुण। अब बचा क्या, अब बचा अपना 1/2W। अब बताओ 1/2W की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। बल इंटू बल के लंबवत दूरी होती है ना आगुण, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब बताओ आप क्या करोगे, A से लेकर M तक की डिस्टेंस कितनी है, x, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो x का ये घटक लोगे, तो x का ये घटक लोगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी x कोस 45। जैसे अभी ये 7 थी तो 7 कोस 45 लिखा था ना, यहाँ से लेकर A से लेकर यहाँ तक की तो 7 कोस 45, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की हो जाएगी x कोस 45, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसका घटक लेना है मेरे को, और एंगल की दिशा में घटक होता है वो क्या होता है, अपना कोस वाला घटक होता है। तो बल कितना है, 1/2W, नीचे की तरफ लग रहा है। अब सब कुछ चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। तो नीचे की तरफ लग रहा है तो नेगेटिव 1/2W तो फोर्स, और डिस्टेंस कितनी है, x कोस 45, वो लिख लिया, बराबर है 0। एक बिंदु पे जितने भी हैं उनका आघूर्णों का 0 होता है। अब देखो भाई S, अब देखो ये OB का मान और निकालना बच गया, तो फिर से मेरे को क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस हो गई 14। अब 14 है, ये एंगल 45, तो इस एंगल के हिसाब से निकालेंगे तो ये 14 कोस 45, OA का मान तो 14 कोस 45, और OB का मान 14 साइन 45। क्या बोला मैंने, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस 14 है, तो 14 का ये घटक लो, तो OA का मान तो 14 कोस 45, और OB का मान 14 साइन 45। और इस एंगल के हिसाब से निकालोगे तो वही बात है, 14, ये 14 कोस 45 ही आ जाएगा, 14 साइन 45 ही आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं साइन 45 का मान कोस 45 के बराबर होता है, तो कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे आप इस वाले एंगल से सोल्व करो चाहे इस वाले एंगल से सोल्व करो, क्योंकि दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 14, तो ये OA तो हो गया 14 कोस 45, और OB हो गया 14 साइन 45। तो OB का मान हो गया 14 साइन 45, 1/3S, OA का मान हो गया 14 कोस 45। और ये नेगेटिव है तो इनको इधर ले जाओ, तो ये हो गया 7W कोस 45 प्लस 1/2W x कोस 45। और देखो आप OA का मान 14 साइन 45, साइन 45 का 1/2 1/√2 होता है, तो 14/√2, और ये भी 14/√2। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि जितना OA का मान आएगा 14 कोस 45 बोले तो 14/√2, और OB का मान 14 साइन 45 वो भी 14/√2, वो बराबर आएगा। आप देख लो ना, ये एंगल 90 है, ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के सामने की भुजा ये वाली, और इस 45 डिग्री के सामने की भुजा ये वाली। जब कोण समान होते हैं, जब दो कोण समान होते हैं तो उनके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं। इसका मतलब OA का मान किसके बराबर है, OB के बराबर है। सही है ना, तो OA और OB का मान बिल्कुल सेम आने वाला है। अब सब कुछ मैंने कर लिया है, अपने सामने ये सिचुएशन बनी है, इसको सोल्व करना है। S 14 और साइन 45 का मान 1/√2, 1/3S 14 और कोस 45 1/√2, 7W और ये 1/√2, 1/2W x/√2। √2 कॉमन लेके दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दो, तो कैंसिल आउट करोगे तो ये आया 14S 14/3S 7W 1/2WX, इतना अपने को मिला है। तो इनको LCM लो, तो 14 थी 42, 42 और 14
56/3s इक्वल टू, ये W अपना बाहर आ गया, 7 प्लस x/2 या 1/2W लिख लो। ओके, s का मान बताओ कितना है, 9/14W, तो 56/3 और s का मान लिख दिया 9/14W इक्वल टू W 7 प्लस x/2। यहाँ से W कैंसिल आउट हो गया। इसका आगे की स्लाइड में कर देता हूँ मैं थोड़ा। चौदह को इससे काटा तो 14 चौक 56, और इसको इससे काटा तो 3, तो 4 × 3 बच गया यहाँ, और ये 7 प्लस x/2, 4 थिया 12, 7 को उधर ले जाओगे तो 5 इक्वल टू x/2। तो x की वैल्यू आ गई 10। और बताओ ये किस में है, मीटर में है, क्योंकि सारी डिस्टेंस जो दे रखी है CD की लंबाई वगैरह वो मीटर में दे रखी है, तो x बराबर 10 मीटर। इसका मतलब दोस्तों कुल मिला के अपने को ये पता चला कि जब अपना जो इंसान चढ़ रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर जब वो चढ़ जाएगा तब तक तो आपकी सीढ़ी फिसलेगी नहीं, और 10 मीटर चढ़ने के बाद में आपकी सीढ़ी फिसल जाएगी। तो ये तो पहला पार्ट है इसका। तो एक बार सारी स्लाइड में पेश कर देता हूँ, उसके बाद में सेकंड पार्ट में इसका करूँगा। ये इसकी पहली स्लाइड है। ओके, ये इसकी सेकंड स्लाइड है जिसमें मैंने घटकों में वियोजित किया, ए सिरे के सापेक्ष आघूर्ण लिया। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। और ये इसकी तीसरी स्लाइड है जिसमें मैंने सोल्व करके x की वैल्यू निकाल ली। तो वो इंसान 10 मीटर चढ़ जाएगा तब आपकी सीढ़ी, तब तक तो सीमांत संतुलन की स्थिति में रहेगी, लेकिन 10 से थोड़ा सा भी ऊपर चला गया तो सीढ़ी गिर जाएगी। तो मैक्सिमम 10 ऊंचाई तक वो चढ़ सकता है। अब दोस्तों अपन इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़े। भाई क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन अलग अलग पार्ट में करने से अच्छा है कि एक पार्ट में इसको कर ले। तो सेकंड पार्ट की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, यदि कोई बालक अब सीढ़ी के सबसे नीचे वाले सिरे, अच्छा मैं चाहता हूं कि ये जो इंसान जो चढ़ रहा है वो 10 मीटर तक ही चढ़ पाया, 10 मीटर चढ़ने के बाद में आपकी सीढ़ी फिसल जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि ये इंसान पूरा सीढ़ी के ऊपर चला जाए, तो नीचे की तरफ या तो एक पत्थर लगाना पड़ेगा जैसा कि नॉर्मल गाँव में करते हैं, या फिर आप क्या करो कि नीचे एक बालक को खड़ा कर दो। सीढ़ी की जो जड़ थी ना A, यहाँ पे एक बालक को खड़ा कर दो, और बालक को खड़ा करोगे तो वो इंसान जो यहाँ पे ही पहुंच पा रहा था वो अब यहाँ पे पहुंच जाएगा, वो इंसान तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो अब की बार बताना है कि जिस बालक को आप खड़ा कर रहे हो आप A पॉइंट के ऊपर, उस बालक का न्यूनतम भार कितना होना चाहिए कि जो वो इंसान जो चढ़ रहा है पहले सीढ़ी के ऊपर वो सीढ़ी के टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाए। तो ये जो M इंसान है वो यहाँ पे आ जाएगा B पॉइंट के ऊपर, और आप यहाँ पे एक बालक को खड़ा करोगे A पॉइंट के ऊपर, तो उस बालक का भार मेरे को निकालना है। समझ में आ गया होगा आपको। तो अब इसका सेकंड डायग्राम अपन बनाते हैं। वही काम करेंगे। फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा कि एक दीवार बनाई, एक सीढ़ी बनाई, प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होंगे, यहाँ पे प्रतिक्रिया बल। आप भी स्केल का यूज करना जब एग्जाम में जाओ तब चित्र अच्छा बनेगा। वही O है सिरा, ये A सिरा है यहाँ, और ये B सिरा है। घर्षण सेम अपना चल रहा है। चौदह मीटर लंबाई की सीढ़ी है। सेम 45 डिग्री एंगल से अपनी झुकी हुई है।
अब की बार ये जो प्रतिक्रिया बल है, जैसे ए सिरा है, ए सिरे के ऊपर प्रतिक्रिया बल पिछली बार आर माना था, अब की बार R1 मान लो। भाई एक ही क्वेश्चन में 2 बार आर लिखने से अच्छा है कि अब की बार R1 मान लो, और इसको जैसे S नाम दिया था तो S1 नाम दे दो, ताकि पता चल जाएगा कि भाई R और S तो आपके पहले वाला जो पार्ट था उसके अंदर प्रतिक्रिया बल थे, अब की बार R1 S1 है। अब ये 45 डिग्री है, ये राइट एंगल है, ये 90 है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, ये भी अपना 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अच्छा, CD 14 मीटर लंबाई है, बीच के अंदर इसका गुरुत्व केंद्र, और गुरुत्व केंद्र बीच में बना रहे हो तो ये नीचे की तरफ है, इसका भार हो जाएगा सीधा, भाई गुरुत्व केंद्र को G से दर्शा रहे हो तो CD का भार हो गया अपना W। अब क्या कर रहे थे भाई, ए सिरे के ऊपर आप एक बालक को खड़ा कर रहे थे, तो ए सिरे पे बालक को खड़ा कर रहे हो यहाँ पे, तो बताओ बालक यहाँ पे खड़ा है तो बालक का भार नीचे की तरफ होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बालक का भार P मान लो, P है बालक का भार। यहाँ पे एक बालक को आपने खड़ा कर दिया इस सिरे पे, उसका भार हो गया P। इस P का ही मान निकालना है। अच्छा, और वो जो इंसान जो चढ़ रहा था वो अब यहाँ पे आ गया, चढ़ते चढ़ते यहाँ पे आ गया। अब बताओ चढ़ते चढ़ते यहाँ पे आ गया वो इंसान है, तो बताओ इंसान का भार नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और नीचे की तरफ है, उस इंसान का भार लग रहा है, वो कितना लगेगा, 1/2 W, क्योंकि ये पहले ही चीज़ बता चुके कि इंसान का भार है वो CD के भार का कितना है, आधा है। ये जो इंसान यहाँ से चढ़ना स्टार्ट कर रहा था, उस इंसान का भार है वो CD के भार का आधा है, तो CD का भार W है, तो बताओ इसका कितना हो गया, 1/2 W। चलो ये चीज़ें तो सारी हो गई। बालक का भार P का मान निकालना है, और वो जो इंसान चढ़ रहा था वो पहले जो यहीं तक आ पा रहा था 10 मीटर तक, वो पूरा का पूरा 14 मीटर चढ़ गया। ये 7 मीटर है, भाई गुरुत्व केंद्र बीच में होगा, ये 7 मीटर है। अच्छा, अभी तक क्या नहीं बनाया इस क्वेश्चन में, फ्रिक्शन नहीं लिखा है। अब देखो ये R1 है, ये सिरा बार की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो इसको रोकने के लिए ये वाला अंदर की तरफ फ्रिक्शन है 1/2 R1, क्योंकि घर्षण गुणांक का मान 1/2 दे रखा है, क्वेश्चन में देख लो आप। और ये सिरा नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो इसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ हो गया 1/3 S1, क्योंकि प्रतिक्रिया पहले S थी, अब की बार S1 है, और घर्षण गुणांक का मान 1/3 दे रखा है दीवार और CD के लिए, तो 1/3 S1 और 1/2 R1। सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, जितनी पॉसिबल चीज़ें हैं सब कुछ मैंने बना दी हैं। अब बस अपने को थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है, इनको घटकों में वियोजित करना है, और उसके बाद में ए सिरा है उसके सापेक्ष आघूर्ण लेके अपने क्वेश्चन को कर लेंगे। तो थोड़ी सी लैंग्वेज में लिखता हूँ कि माना कि, यहाँ से लिखना, ये तो पहले पार्ट का था, माना कि ए सिरे पर P भार का एक बालक इस प्रकार खड़ा किया गया है कि माना कि ए सिरे पर P भार का बालक इस प्रकार खड़ा किया गया है कि जो मनुष्य है, मनुष्य जो पहले चढ़ रहा था, मनुष्य CD के B सिरे तक पहुंच जाए, B सिरे तक पहुंच जावे। जो मनुष्य चढ़ रहा था वो कौन से सिरे तक पहुंच जाए, B सिरे तक पहुंच जाए, राइट। अब मैं क्या करूंगा, बलों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में घटकों में वियोजित करूंगा। तो लिखता हूं यहां बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशा में, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशा में घटकों में वियोजित करने पर, बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशा में घटकों में वियोजित करने पर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में घटकों में वियोजित करो। अब देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं अपन क्षैतिज की। तो क्षैतिज में देखो, राइट साइड में S1 लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है,
और लेफ्ट में कौन सा लग रहा है, केवल ये 1/2 R1। S1 बराबर 1/2 R1। इक्वेशन नंबर जैसे पीछे 1 2 3 3 पीछे दे दिए थे, ये 4 ये भी दे दिए थे, तो इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही चल रहा है ना, इस वजह से। अब टोटल ऊपर की तरफ टोटल कितने फोर्स हैं, ये रहा एक तो 1/3 S1, 1/3 S1 और एक ये रहा R1 इक्वल टू टोटल नीचे की तरफ कितने हैं, 1/2 W इंसान का भार, W CD का भार और P बालक का भार। इक्वेशन नंबर 6। मान किसका निकालना है, P का निकालना है। मैं क्या करता हूँ, R1 का मान निकाल लेता हूँ इक्वेशन 5 से। R1 का मान कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2S1 हो जाएगा, तो R1 का मान यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो समीकरण 5 से R1 बराबर कितना है, 2S1 समीकरण 6 में पुट करने पर तो बताओ ये कितना बन जाएगा, 1/3 S1 प्लस 2S1, इसको जोड़ो भाई, 3/2 W प्लस का P। अब बताओ ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, ये बन गया 7/3 S1 बराबर 3/2 W प्लस P। तो यहाँ से जो S1 का मान आया वो कितना आया, S1 का मान यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इनको तो ब्रैकेट में लिख दो, 3/2 W प्लस P को तो ब्रैकेट में लिख दो, ये 3 तो ऊपर चला जाएगा और ये 7 नीचे आ जाएगा, तो 3/2 W प्लस P इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दिया इसको। ये S1 का मान आ गया। अब अपन आघूर्ण ले लेते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि भाई जैसे गायब किसको किया है आपने, R1 को गायब किया है, तो R1 कौन से पॉइंट के ऊपर है, A पॉइंट के ऊपर है, तो A पॉइंट के सापेक्ष आघूर्ण ले लो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि A पॉइंट से कितने बलों की क्रिया रेखा गुजर रही है, A पॉइंट से R1 1/2 R1 और P1 और ये P R1 1/2 R1 और P, तो इन बलों के लिए तो आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तरीका मैंने यही बताया था कि भाई अब यहाँ भी देखो S1 1/3 S1 1/2 W, यहाँ भी 3 बल है, यहाँ भी 3 बल है, तो अभी तक A सिरे के सापेक्ष आघूर्ण लेते आए हैं अपन प्रत्येक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है कि जैसे पहले R1 को गायब किया है और R1 कहाँ पे लग रहा है, A सिरे पे लग रहा है, तो A सिरे के सापेक्ष आघूर्ण ले लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, A सिरे के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, अब बताओ टोटल कितने बल हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 ये 6 और 1 7 बल है। लेकिन A सिरे के सापेक्ष ले रहे हैं तो आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू बल के लंबवत दूरी, तो P बल 1/2 R1 और R1 इनके लिए तो 0 हो जाएगी लंबवत दूरी, तो इनके लिए आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा। अब बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए देख लेते हैं अपन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना। जैसे ये S1 है, S1, अब S1 है, उसकी लंबवत दूरी कितनी है भाई, S1 को आगे की तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ से यहाँ तक लंबवत दूरी आएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लिख लूँ मैं। तो S1 के लिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, OB, तो S1 इंटू OB। और ये पॉजिटिव एक्स अक्ष है, पॉजिटिव एक्स अक्ष है तो पॉजिटिव। अब बात करता हूँ मैं ये वाला, जैसे 1/3 S1, ये 1/3 S1 यहाँ से ये जा रहा है ऐसे मान लो, तो लंबवत दूरी अब की बार कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की OA। ये तो पिछली स्लाइड के अंदर भी आपको समझ में आ गया था। और ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो लिख देता हूँ 1/3 S1 और इसकी डिस्टेंस हो गई OA। फिर ये 1/2 W, अब ये नीचे की दिशा में है तो माइनस का 1/2 W, और ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसकी भी डिस्टेंस कितनी है, जितनी इसकी डिस्टेंस है भाई, इसकी क्रिया रेखा भी यहाँ से गुजर रही है, इस नीचे वाले की क्रिया रेखा यहीं से गुजर रही है, तो इसकी डिस्टेंस भी कितनी है, OA। 3 फोर्स हो गई। अब ये भी नीचे की तरफ है तो माइनस, और ये कितना वेट है, W।
अब ये डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो देखो ये 7, तो 7 का ये 45 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 7 कोस 45, 7 कोस 45, ये घटक हो गया और बराबर कितना आ गया 0। और अच्छा, अब ये टोटल लंबाई कितनी है CD की? टोटल लंबाई है 14 मीटर। टोटल लंबाई कितनी है 14 मीटर। तो 14 का और ये एंगल 45, तो ये डिस्टेंस हो गई 14 कोस 45 और ये हो गई 14 साइन 45। तो S1 OB का मान तो लिख लिया 14 साइन 45 और 1/3 S1 OA, ये 14 है, ये वाला घटक इस एंगल के कारण 14 कोस 45। वैसे साइन 45 कोस 45 का मान सेम होता है तो कोई दिक्कत नहीं। ये फिर से OA आ गया, तो -1/2W 14 कोस 45 और माइनस का 7W और कोस 45 का मान 1/√2 = 0। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, आप देख लो एक बार। चलो इसको मैं सोल्व करता हूँ। तो ये बना 14/√2 S1, ये बना 14/3 1/√2 S1 इक्वल टू, इनको राइट में ले गया तो ये 2 का भाग दे दिया तो 7W/√2 और ये है 7W/√2। ओके, √2 को कैंसिल आउट कर दिया पूरे में से कॉमन लेके, तो ये बन गया 14S1 प्लस 14/3S1 इक्वल टू 7W, 7W हो गया 14W/√2, कॉमन आके कट गया। तो 14 थी 42 और 14 56/3 S1 बराबर 14W। तो ये 14 इसको काटेंगे तो 4 आएगा यहाँ, तो S1 का मान ये 4/3 है तो ये ऊपर गया तो 3/4 W। S1 का मान 3/4 W आ गया। ओके, अब S1 का मान 3/4 W आ गया, तो एक बार देखो मैं इसका वो पेज ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये रहा S1 का मान ये आ गया। अब देखो जैसे इक्वेशन 7 दिया था, इसको तो इक्वेशन 8 दे देता हूँ इसको। अब 7 और 8 का कंपैरिजन कर लेता हूँ भाई। यहाँ से तो S1 का मान कितना है 7 से, तो ये रहा, और 8 से कितना है ये रहा। तो बाई इक्वेशन 7 एंड 8, बाई इक्वेशन 7 एंड 8, तो ये तो कितना है 3/4 W यहाँ से, और यहाँ से कितना है 3/7 3/2 W प्लस P। चलो ठीक है, अब इसको सोल्व करूँगा और सोल्व करके P की वैल्यू में निकालूंगा यहाँ से। तो 3 कैंसिल आउट हो गया और ये W इक्वल टू 4 यहाँ आएगा ऊपर, तो 4/7, ये वाला 3 इससे कैंसिल आउट करो, 3/2 W प्लस का P। वापस इसको यहाँ ले जाओ तो 7/4 W, इसको यहाँ, इसको नीचे 7/4 W इक्वल टू 3/2 W प्लस का P। तो P की वैल्यू कितनी है, ये कितना है 7/4 W माइनस इसको इधर ले जाओगे तो 3/2 W। LCM 4 ले लो तो 7W माइनस 6W, तो ये बना 1/4 W। तो P की वैल्यू आई 1/4 W। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जो P का जो मान है, जो आप बालक को खड़ा कर रहे थे, देखो आप बालक को खड़ा कर रहे थे, इस बालक का भार है, उसका मान निकल के आया है 1/4 W। तो मैं ये कह सकता हूं या तो इस बालक का मान CD के भार का 1/4 गुना हो, इस बालक का जो भार है वो CD के भार का कितना हो 1/4 गुना हो, या फिर ये आदमी था, आदमी का कितना था 1/2
1/2W, तो उस 1/2W का आधा करो, 1/2W का आधा करोगे तो 1/4W ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं ये लास्ट में कह सकता हूँ, अतः स्पष्ट है, अतः बालक का जो बार है वो CD के बार का 1/4 गुना होना चाहिए। तो लैंग्वेज भी लिख सकते हो, या फिर आप सीधा यहाँ पे ये करके छोड़ दो बस। और लैंग्वेज भी लिखते तो क्या लिखते, अर्थात बालक का भार CD के भार का 1/4 गुना होना चाहिए, राइट। अब मैं ये जो सेकंड पार्ट था उसकी स्लाइड पेश कर देता हूँ आपके सामने। पहले पार्ट की तो मैंने दिखा दी थी सारी स्लाइड, देख लो। ये तो फर्स्ट स्लाइड है, नीचे सोल्व करके वियोजित किया घटकों में, डायग्राम बनाया अच्छे से और S1 का मान निकाला। R1 को विलुप्त किया है तो R1 को विलुप्त किया तो A सिरे के सापेक्ष आघूर्ण ले लिया। उसके बाद में मैंने A सिरे के सापेक्ष आघूर्ण लिया तो S1 आया। एक S1 का मान इक्वेशन 7 में था, एक इक्वेशन 8 में था। 7 और 8 से तुलना किया और P का मान आ गया 1/4W, मतलब CD के बार का 1/4 गुना। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपके लिए इतनी मेहनत से एक एक चीज़ को समझाते अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वीडियो को बनाने में, फिर उसको कंप्रेस करना, फिर उसको अपलोड करना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आप कम से कम एक लाइक तो बनता है, इससे हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है आगे से आगे वीडियोज़ बनाने का। धन्यवाद।